विमला ने अपना दिल थाम लिया। हाय नहीं, वो व्यक्ति अरसी ही बोली थी। लेकिन ये हुआ कैसे? वेद प्रकाश भी परेशान हो गया। विमला और वेद प्रकाश जब वीरेंद्र शर्मा के घर पहुंचे थे, उनसे पहले ही अपने घर पहुंचा वीरेंद्र शर्मा घर से घबराया हुआ निकल रहा था। वो शायद उन्हें नीलम के बारे में ही बताने को निकला था। उन्हें सामने देखा तो आगे बढ़कर बोला, नीलम बेहोश हो गई है। ये सुनकर विमला पर जैसे बिजली सी गिरी। वेद प्रकाश परेशान हो गया। दोनों ही घर के अंदर की तरफ लपके। नीलम एक कमरे में चारपाई पर बेसुध पड़ी थी। वीरेंद्र शर्मा की पत्नी और उसकी बेटी उसके पास परेशान खड़ी थी। मेरी बेटी को क्या हुआ? विमला ने तड़प कर पूछा और फिर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर पुकारा, नीलम, मेरी बच्ची, क्या हुआ? नीलम की आंखें बंद थी। उसने विमला की पुकार को ना सुना। वो तो बेहोश थी। बहन, परेशान ना हो, वीरेंद्र की पत्नी बोली। इसे अभी होश आ जाएगा। ये डर गई है। डर गई है? वेद प्रकाश ने पूछा। लेकिन किस चीज से? वो जी, काले बिल्ली से, वीरेंद्र शर्मा की बेटी ने जवाब दिया। काला बिल्ला यहाँ कहाँ से आ गया? विमला परेशान होकर बोली। बस जी, हम दोनों चारपाई पर बैठे बातें कर रहे थे, वीरेंद्र की बेटी ने बताया। मैं नीलम को गांव के बारे में बता रही थी कि वो काला बिल्ला अचानक चारपाई के नीचे से निकला और उछलकर नीलम की गोद में आ बैठा। काले बिल्ले को अपनी गोद में देखकर नीलम ने एक जोरदार चीख मारी और फिर बेहोश हो गई। मैं कमरे से बाहर थी, वीरेंद्र की पत्नी बोली। चीख की आवाज सुनकर भागी हुई अंदर आई। नीलम बेहोश हो चुकी थी। काला बिल्ला इसकी गोद से निकलकर छलांग लगा रहा था। ये रानी, उसने अपनी बेटी की तरफ इशारा किया, उस काले बिल्ले को शट शट करके भगा रही थी। काले बिल्ले ने लंबी छलांग लगाई और कमरे से बाहर निकल गया। अजीब लड़की है। बिल्ला गोद में आ बैठा तो डरकर बेहोश हो गई, वेद प्रकाश बोले। भला बिल्ले बिल्लियों से भी कोई डरता है? आप इसे होश में लाने के लिए कुछ करें, विमला बोली। मेरा दिल बैठा जा रहा है, जाने क्या होने वाला है। इसको जरा हवा करो और पानी के छींटे मुंह पर मारो, अभी होश में आ जाएगी, वीरेंद्र शर्मा ने सुझाया। उसकी बेटी रानी फौरन हाथ का पंखा लेकर उसे झलने लगी। वीरेंद्र की बीवी एक कटोरे में ठंडा पानी ले आई। विमला ने उसके हाथ से कटोरा लेकर नीलम के मुंह पर छींटे मारे, मगर नीलम ने आंखें ना खोली। सुनो, यहाँ कोई डॉक्टर है? विमला ने वीरेंद्र शर्मा से पूछा। छोटा सा गांव है, यहाँ डॉक्टर कहाँ? हाँ, एक कंपाउंडर है जो यहाँ डॉक्टर बना बैठा है। आप कहें तो उसे बुलवा दूं, वीरेंद्र शर्मा ने जवाब दिया। क्यों जी? विमला ने वेद प्रकाश से इजाजत चाही। बुलवा लो, कुछ ना कुछ तो जानता ही होगा। अच्छा जी, वीरेंद्र बोला और फिर उसने दरवाजे के पास खड़े एक छोकरे को कहा, ओए जा, गोपी को बुला कर ला, कहना चौधरी ने बुलाया है। छोकरा पलटा और तीर की तरह निकल गया। जरा इसके तले हुए सहलाओ, वेद प्रकाश ने विमला से कहा। विमला नीलम के सिरहाने से उठने लगी तो रानी ने उसे रोक दिया। मौसी, आप वहीं बैठे, मैं सहलाए देती हूँ। वो नीलम के कदमों में बैठ गई और धीरे धीरे अपने हाथ से नीलम के तलवे सहलाने लगी। विमला नीलम के बालों में उंगलियां फेर रही थी। फिर अपनी उंगलियों से वो नीलम की भौहों को दबाने लगी। वीरेंद्र शर्मा की पत्नी रुक रुक कर उसके चेहरे पर पानी के छींटे मार रही थी। वेद प्रकाश और वीरेंद्र शर्मा खामोश और परेशान खड़े थे। कोई युक्ति काम नहीं आ रही थी। नीलम अभी तक बेसुध थी। वेद प्रकाश बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। उस छोकरे को गए काफी देर हो गई थी, लेकिन इस गांव का डॉक्टर गोपी अभी तक नहीं आया था। क्या डॉक्टर का घर दूर है? उसने उकता कर पूछा। नहीं जी, पास ही है। पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं आया, मैं जाकर देखता हूँ। चलो, मैं भी साथ चलता हूँ। वे दोनों कमरे से निकल गए। उन दोनों के कमरे से निकलते ही उसने अपनी दुम जोर से कच्ची जमीन पर मारी और फिर उठकर खड़ा हो गया। वो एक कुर्सी के नीचे बैठा था। उसके खड़े होने से कुर्सी उलट गई। कुर्सी के गिरने की आवाज से सब चौंक पड़े और फिर उसी कुर्सी के नीचे से काले बिल्ले को निकलते देखकर सबको सांप सूंघ गया। काले बिल्ले ने चारपाई पर बेहोश पड़ी नीलम को अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से देखा। म्याऊं की डरावनी आवाज निकाली और वहीं से छलांग लगाई। ये छलांग उसने चारपाई पर लगाई थी। विमला फौरन उठकर भागी। रानी और उसकी माँ भी हाय राम, उई राम करती कमरे से भागी। विमला काले बिल्ले को चारपाई पर छलांग लगाते देखकर थर्रा कर उठ गई। दरवाजे की तरफ भागी थी, लेकिन फिर उसे अपनी बेटी का ख्याल आया। वो नीलम को अकेले छोड़कर कैसे जा सकती थी। उसने हिम्मत की और दरवाजे पर रुक गई।
जबकि रानी और उसकी माँ ने पलटकर ना देखा और कमरे से निकलती चली गई थी। विमला ने पलटकर देखा और उसने जो देखा वो उसे कंपा देने के लिए काफी था। वो काला बिल्ला अपनी सुर्ख और लंबी जुबान से नीलम का हाथ चाट रहा था। विमला ने अपने मुंह से तरह तरह की आवाजें निकाली कि बिल्ला डरकर भाग जाए, मगर वो टस से मस ना हुआ। तब विमला ने कोई चीज तलाश करने को इधर उधर देखा, मगर उसे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिसे वो फेंक कर मार सकती। फिर उसे अपने सैंडल का ख्याल आया। उसने फौरन अपने पांव से सैंडल उतार लिया और खींचकर काले बिल्ले को मारा। सैंडल काले बिल्ले की पीठ पर लगा। सैंडल की चोट पर वो गुस्से से गुर्रा कर पलटा और उसने विमला पर छलांग लगाने के लिए अपनी टांगे झुकाई। विमला खौफ से कांपी। वो घबरा कर कमरे से भागी। विमला के कमरे से निकल जाने के बाद वो काला बिल्ला शांत भाव निश्चिंतता के साथ पलटा और फिर नीलम का नरम मुलायम गोरा हाथ अपनी सुर्ख जीवा से चाटने लगा। विमला बदहवास सी कमरे से बाहर निकली तो उसे वो तीनों नजर आए, वेद प्रकाश, वीरेंद्र शर्मा और गांव का कथित डॉक्टर गोपी। रानी और उसकी माँ भी उनके पीछे थी। क्या हुआ विमला? वेद प्रकाश ने घबरा कर पूछा। वो कमबख्त काला बिल्ला। विमला की आवाज में कंपन था। वो अंदर है, नीलम का हाथ चाट रहा है। अरे! ये सुनते ही वेद प्रकाश विद्युतीय गति से कमरे में दाखिल हुआ। उसने देखा कि काला बिल्ला नीलम का हाथ बड़े चाव से इत्मीनान के साथ चाट रहा था। वेद प्रकाश ने आगे बढ़कर उसे ठोकर मारी। ठोकर खाकर भी बिल्ले ने पलटकर नहीं देखा, जबकि वेद प्रकाश के छक्के छूट गए। उसे ऐसा लगा था जैसे उसने किसी ठोस लोहे की चादर पर ठोकर मार दी हो। जूते पहने होने के बावजूद चोट उसके अंगूठे पर लगी। वो बिलबिला कर रह गया। हैरत की बात थी कि काले बिल्ले का शरीर नरम मुलायम नहीं था, बल्कि फौलाद की तरह सख्त था। जब वो काला बिल्ला ठोकर खाकर भी पीछे ना हटा तो वीरेंद्र शर्मा एक लाठी उठा लाया। उसने पूरी ताकत से बिल्ले पर लाठी से प्रहार किया। देहाती वीरेंद्र शर्मा एक मजबूत जिस्म का मालिक था। वो वार इतना जोरदार और भरपूर था कि कोई आम बिल्ला होता तो वहीं दम तोड़ देता, लेकिन वो कोई आम साधारण बिल्ला नहीं था। वो काला बिल्ला था। उसकी कमर पर लाठी पड़ी तो लाठी के दो टुकड़े हो गए। काले बिल्ले की कमर को कुछ ना हुआ। उसकी कमर से तो टन की आवाज आई थी, जैसे लाठी बिल्ले के बदन पर ना पड़कर लोहे की चादर पर पड़ी हो। चौधरी जी, बल्लम लाओ! डॉक्टर गोपी चीखा। वीरेंद्र शर्मा तेजी से बाहर निकला और कुछ एक क्षणों में ही वापस आ गया। उसके हाथ में एक चमचमाता हुआ तेज धार का बल्लम था। वीरेंद्र शर्मा गुस्से में था। उसने आते ही काले बिल्ले के पेट में बल्लम दे मारा। ख्याल था कि तेज धार का बल्लम काले बिल्ले के पेट में आर पार हो जाएगा, लेकिन वेद प्रकाश ने देखा कि उस बिल्ले को कुछ ना हुआ। इस बार टन की आवाज भी ना आई और हैरत कि बल्लम बिल्ले के आर पार भी हो गया था, ठीक वैसे ही जैसे रूई में आर पार हो जाए। वीरेंद्र शर्मा भयभीत हुआ और इसी भयपूर्ण आवेश में उसने कई बार बिल्ले के जिस्म में बल्लम मारा। हर बार बल्लम काले बिल्ले के जिस्म के आर पार हो जाता, लेकिन उसे कोई पीड़ा, कोई तकलीफ नहीं पहुंची और न खून निकला, न उसे कोई जख्म आया। वो तो बदस्तूर बड़े इत्मीनान से ही नीलम का हाथ चाटे जा रहा था। वीरेंद्र शर्मा के हाथ पांव कांपने लगे। बल्लम उसने घबरा कर नीचे फेंक दिया और कमरे से बाहर निकल गया। वीरेंद्र शर्मा के कमरे से बाहर निकलते ही काले बिल्ले ने अपनी गर्दन उठाई, वेद प्रकाश की तरफ अपनी लाल अंगारा आंखों से देखा और छलांग लगाकर चारपाई से जमीन पर आया। फिर तेजी से वेद प्रकाश की टांगों से टकराता हुआ कमरे से निकल गया। वेद प्रकाश ने महसूस किया जैसे कोई सख्त चीज उसकी टांगों से रगड़ती हुई निकल गई हो। वेद प्रकाश काले बिल्ले के जाने के बाद तेजी से नीलम की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि नीलम की हथेली एकदम सुर्ख हो गई थी। यूं लगता था जैसे अभी खून छलक जाएगा। तभी एकाएक नीलम ने कराह कर आंखें खोल दी और बेचैनी से गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा। बेटा, मैं इधर हूं, तुम्हारे पास, वेद प्रकाश ने चारपाई की पार्टी पर बैठते हुए कहा। पापा! नीलम जल्दी से उठकर वेद प्रकाश से लिपट गई। यहाँ से निकल चलें। हाँ बेटे, चलते हैं, हमें तुम्हारे होश में आने का इंतजार था। वेद प्रकाश उसके बालों में हाथ फिराते बोले। उन्होंने महसूस किया कि नीलम का शरीर कांप रहा है। वो नीलम को अपने करीब करते आगे बोले, डरो मत बेटे, मैं तुम्हारे पास हूं। और हाँ, इनसे मिलो,
ये इस गांव के डॉक्टर हैं, डॉक्टर गोपीचंद। आप बेहोश कैसे हो गई थी बेटी? गोपीचंद ने अपनी बत्ती सी दिखाते पूछा। पापा, वो बिल्ला कहाँ है? नीलम ने डॉक्टर के प्रश्न पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो चला गया। वेद प्रकाश ने दरवाजे की तरफ देखा। वो अपना खौफ दबा नहीं सके थे। तभी नीलम की नजर अपनी हथेली पर पड़ी जो एकदम सुर्ख हो रही थी। उसे जलन का एहसास भी हुआ था। वो अपनी हथेली वेद प्रकाश को दिखाते बोली, देखो पापा, ये क्या हुआ? वेद प्रकाश ने पहले तो सोचा कि सच सच बता दें कि उसकी हथेली को काले बिल्ले ने चाटा है, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि यह सुनकर कहीं नीलम के दिल में दहशत ना बैठ जाए। सो वो बात बनाते बोले, अरे तुम्हारी हथेली तो लाल सुर्ख हो रही है, जाने क्या हो गया है। फिर वो डॉक्टर से संबोधित हुए, ये देखो डॉक्टर, आपके पास कोई मरहम ट्यूब इत्यादि हो तो? क्यों नहीं जी, गोपीचंद अपना बैग खोलते बोला, मैं अभी पट्टी किए देता हूँ। हाथ की मरहम पट्टी करके डॉक्टर ने नीलम को इंजेक्शन भी लगाना चाहा, लेकिन वेद प्रकाश ने मना कर दिया। नीलम अब पूर्णतया होश में थी। उसे अब किसी इंजेक्शन इत्यादि की जरूरत नहीं थी। डॉक्टर गोपीचंद ताकत की कुछ गोलियां देकर विदा हो गया। अब शाम होने को आ रही थी। वेद प्रकाश सूर्यास्त से पहले यहां से निकल जाना चाहते थे ताकि अंधेरा होने तक वे हाईवे तक पहुंच जाएं। उन्होंने फौरन ही निकल लेने की तैयारियां की। वीरेंद्र शर्मा ने उन्हें रेखा की अंत्येष्टि तक रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुके नहीं। विशेषकर नीलम अब किसी भी तरह रुकने को तैयार नहीं थी। वो बार बार यही कहे जा रही थी, पापा चलो ना, निकलो यहाँ से, मेरा दिल घबरा रहा है। बहरहाल वे लोग रेखा की अर्थी उठने से पहले ही पीरागढ़ी से रवाना हो गए। वीरेंद्र शर्मा उन्हें गांव से बाहर उनकी कार तक छोड़ने आया। ड्राइवर उन्हें आते देखकर गाड़ी से बाहर निकल आया। वो नीलम के हाथ में पट्टी बंधी देखकर परेशान हो गया। अरे ये क्या हुआ नीलम बीबी? उसने पूछा। कुछ नहीं, ऐसे ही चोट लग गई है, जवाब वेद प्रकाश ने दिया। चलो जल्दी करो, अंधेरा होने से पहले पहले ही हाईवे पकड़ लो। जी साहब जी। ड्राइवर ने बड़े आदर से दरवाजा खोल दिया। नीलम और विमला पिछली सीट पर बैठ गई। ड्राइवर के साथ वेद प्रकाश बैठे। गाड़ी स्टार्ट हुई। वेद प्रकाश ने वीरेंद्र शर्मा को विदाई नमस्कार कहा और तेजी से शीशा चढ़ा लिया। गाड़ी कच्चे रास्ते से गुजर रही थी। आगे आम का बाग था। बाग के किनारे से गाड़ी गुजरी तो एक पेड़ पर बैठे हुए काले बिल्ले ने बड़ी फुर्ती से छलांग लगाई और गाड़ी की छत पर कूद गया, और कुछ इस तरह जमकर बैठ गया जैसे उसे छत पर कीलों से जड़ दिया गया हो। काले बिल्ले के छत पर कूदने का किसी को आभास तक ना हुआ। वो कूदा ही इतने धीरे और दक्षता के साथ था, कूदते वक्त बिल्कुल फूल सा हो गया था, हालांकि उसका भार किसी गधे से कम ना था। वेद प्रकाश और विमला के दिल पर बड़ा बोझ सा था। पीरा गढ़ी आकर उनका दिल बहुत खराब था। उन्हें आशा नहीं थी कि रेखा को वो ऐसी दयनीय अवस्था में देखेंगे और वो उनकी उपस्थिति में ही चल बसेगी। उधर उस काले बिल्ले ने भी दहशत फैला दी थी। ये काला बिल्ला एक पहेली ही साबित हुआ था। पहले तो उसके बारे में रेखा का ये कहना कि ये बिल्ला एक महज बिल्ला नहीं है, कुछ और है। उसके बाद नीलम का बेहोश होना, बिल्ले का हथेली चाटना और उस पर किसी भी वार का असर ना होना, ये सब ऐसी ही बातें थीं कि उनका दिमाग चकरा कर रह गया था। बहरहाल ये बात साबित हो गई थी, जैसा कि रेखा ने कहा था कि वो काला बिल्ला ना था, कुछ और था। वो क्या था वो शायद अब कोई नहीं बता सकता था। अगला दृश्य, वो गाड़ी की छत पर जमा हुआ बैठा था और गाड़ी हवा की गति से चली जा रही थी। गाड़ी में खामोशी व्याप्त थी। सब अपने अपने सोच में डूबे हुए थे। नीलम रह रहकर अपने हाथ के बारे में सोच रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था उसके हाथ की ये हालत कैसे हुई और ये अजीब सी जलन कैसी है। इतना तो उसे याद था कि काले बिल्ले के अचानक गोद में चढ़ जाने से वो मारे खौफ के बेहोश हो गई थी। उसकी आंखों के सामने रह रहकर वो काला बिल्ला आ रहा था। बिल्ले से पहली मुलाकात का दृश्य जैसे उसकी आंखों में कुंद होकर रह गया था। वो गली के बीचों बीच बैठा उसे टकटकी बांधे देख रहा था। उसकी लाल लाल आंखों में जाने क्या बात थी कि वो चलते चलते ठिठक गई थी। फिर रेखा आया से उसकी सगी माँ बन गई थी। नीलम का दिल और दिमाग अभी तक उसे अपनी सगी माँ स्वीकार करने को तैयार ना था, लेकिन रेखा इस दुनिया में नहीं रही थी। सोतेले सगे का अब कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन उसका जहन जैसे अब भी नहीं नहीं जप रहा था।
वो बार बार नजरें उठाकर विमला की तरफ देख रही थी। वो माँ के रूप में किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती थी। उधर वेद प्रकाश भी एक चिंतामय सोच का शिकार था। काला बिल्ला उसके हवास पर सवार हो चुका था। काले बिल्ले के लिए रेखा के कहे शब्द और नीलम की हथेली चाटता हुआ वो काला बिल्ला बार बार उसकी नजरों के सामने घूम रहा था। खुद उसका बिल्ले को ठोकर मारना, वीरेंद्र शर्मा का उस पर लाठी का प्रहार और फिर बल्लम से उसके बदन को छेदना और बल्लम का उसके शरीर के आर पार होना, उसे वो सब याद था। कैसा भयावह दृश्य था वो। विमला को रेखा की मौत का बहुत सदमा था। रेखा ने ही तो उसे जिंदगी की खुशियां दी थी। रेखा ने उसके लिए जो महान त्याग किया था उसे वो कैसे भूल सकती थी। रेखा का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। कैसी सुंदर युवती, कैसी चुड़ैल जैसी बनकर रह गई थी। टीबी अब कोई रोग तो नहीं जिसका उपचार ना हो सके। रेखा अगर उसे पहले ही अपने हालात की खबर दे देती तो वो पीरागढ़ी आकर रेखा को अपने साथ ले जाती। दिल्ली में उसका महंगे से महंगा इलाज कराती और फिर उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लेती। वो समझ सकती थी कि रेखा को टीबी यूं ही नहीं हो गई थी। एकाकी और उपेक्षित जीवन ने ही विष का काम किया था। अभाव और एकाकीपन ही उसके फेफड़े को चाट गया था। रेखा को याद करके विमला की आंखें बार बार भीग जाती थी। सफर जारी रहा और वे सोचों में गुम रहे। लगभग आधी रात के वक्त वे लोग दिल्ली पहुंच गए। घर के गेट पर गाड़ी रुकते ही काले बिल्ले ने गाड़ी की छत से पेड़ पर छलांग लगाई और यूं वो इन लोगों के घर में प्रवेश करने से पहले खुद अंदर दाखिल हो गया। ये आम का पेड़ था जिसका तना गेट के अंदर था और वह इतना फैला हुआ था कि उसकी टहनियां आधी बाहर सड़क पर फैली हुई थीं और आधी चार दीवारी से अंदर। सो उस काले बिल्ले को उस आम के पेड़ से घर में जाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई थी। पीरागढ़ी जाते वक्त वेद प्रकाश अपने ऑफिस के एक चपरासी रूपचंद को घर की देखभाल के लिए छोड़ गए थे। ड्राइवर ने कॉल बेल बजाई तो गेट रूपचंद ने ही खोला था। वो सो रहा था और ड्राइवर के निरंतर घंटी बजाने पर ही उठकर आया था। घर में दाखिल होकर नीलम ने सुकून का सांस लिया। वो अपने कमरे में गई और धम से अपने बेड पर लेट गई। उसने अपने हाथ पांव फैला लिए और आंखें मूंद कर गहरे सांस लेने लगी। तब एकाएक उसे एहसास हुआ जैसे उसके सिरहाने कोई है। उसने तत्काल आंखें खोल दी और डरते डरते चारों तरफ देखा। कमरे में कोई नहीं था। और फिर वह दोबारा आंखें मूंदने को ही थी, कमरे की लाइट बुझ गई। उसने सोचा शायद बिजली चली गई है, लेकिन उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और बाहर राहदारी में प्रकाश हो रहा था, यानी बिजली नहीं गई थी। फिर उसके कमरे की लाइट कैसे ऑफ हो गई? वो घबरा कर खड़ी हो गई। उसने स्विच देखा, स्विच ऑन था। उसने उसे दोबारा ऑन ऑफ किया, लेकिन ट्यूब ना जली। ये सोचकर कि शायद ट्यूब खराब हो गई है, उसने बेड के सिराने रखा टेबल लैंप जलाना चाहा तो एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा चर चर होता हुआ एक धमाके के साथ बंद हो गया। कमरे में अब घुप अंधेरा था। क्षण भर को वो कांप कर रह गई। दिल धक से रह गया। उसने जल्दी से टेबल लैंप का बल्ब रोशन कर दिया और फिर आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोला तो उसके साथ ही कमरे की ट्यूबलाइट भी प्रकाशमान हो गई। ट्यूबलाइट के नीचे शोकेस के ऊपर एक बड़ी सी गुड़िया रखी थी। ये नीलम के बचपन की यादगार थी। ये खूबसूरत जापानी गुड़िया उसे वेद प्रकाश ने उसके किसी जन्मदिन पर उपहार दी थी। इस गुड़िया में एक कैसेट लगी हुई थी। वो कुछ वाक्य भी बोलती थी। गुड़िया बरसों पुरानी थी। उसका टेप खराब हो गया था। उसका रंग रोगन भी उड़ गया था, लेकिन सोने जागने की क्रिया खत्म नहीं हुई थी। लिटाने से उसकी बड़ी बड़ी मनमोहक आंखें बंद हो जाती थी और उसे उठाने से उसकी आंखें खुल जाती थी। नीलम को उसकी आंखें बहुत पसंद थी, इसीलिए वो उसे हमेशा खड़ी करके रखती थी ताकि उसकी आंखें खुली रहें। इस गुड़िया के साथ अब नीलम का बचपन जैसा लगाव तो नहीं रहा था, लेकिन अब भी कभी कभी वो उसे अपने हाथों में उठाकर देख लेती थी, उसे निहारती रहती थी। इस वक्त भी शोकेस पर खड़ी गुड़िया पर नीलम की नजर पड़ी तो जाने क्यों उसका जी चाहा कि वो उसे उठाकर देखे। वो बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन वो अभी गुड़िया से 2 कदम के फासले पर थी कि उसके कदम जमकर रह गए। वो भयभीत होकर पीछे हटी और इतने जोर से चीखी कि पूरे बंगले में उसकी चीख गूंज गई। वो लड़खड़ा कर बेड पर गिरी और उसने अपने हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया। चीख सुन विमला और वेद प्रकाश उसके कमरे की तरफ भागे। कमरे में आकर देखा तो नीलम को बेड पर गठड़ी बना हुआ पाया।
वो दोनों हाथों से चेहरा छिपाए थर थर कांप रही थी। क्या हुआ बेटा? वेद प्रकाश ने उसके सिर पर हाथ रखा। नीलम, मेरी बेटी, मेरी जान, क्या हुआ तुझे? विमला ने उसके पास बैठकर आंखों से उसके हाथ हटाने चाहे। नहीं मम्मी नहीं, वो भयभीत स्वर में बोली। मम्मी, वो शोकेस, गुड़िया, वो ढांचा। नीलम बिखरे बिखरे शब्दों में बोली। विमला और वेद प्रकाश कुछ समझ नहीं पाए। गुड़िया, ढांचा? विमला ने दोहराया। ये तुम क्या कह रही हो नीलम? क्या तुमने कुछ देखा है? हाँ मम्मी, उधर गुड़िया की जगह एक कंकाल रखा है। माँ बाप दोनों की निगाहें शोकेस की तरफ उठ गई। विमला बोली, कंकाल कहाँ है बेटी? शोकेस पर अपनी जगह मौजूद है तुम्हारी गुड़िया। ये सुन नीलम ने अपने चांद से चेहरे से अपने हाथ हटाए और डरते डरते गुड़िया की तरफ देखा। वहां वाकई ऐसा कुछ नहीं था जिसे देखकर भयभीत हुआ जाए। उसकी जापानी गुड़िया, उसकी बचपन की साथी, अपनी उन्हीं बड़ी बड़ी आंखों के साथ चेहरे पर भीनी मुस्कान सजाए उसे देख रही थी। तूने क्या देखा था बेटी? विमला ने पूछा। मम्मी, अभी अभी जब मैं अपनी गुड़िया को उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी, तो मम्मी, मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने कैसा खौफनाक ढांचा देखा था। मम्मी, किसी मुर्दे की सूखी खोपड़ी की तरह उसका चेहरा था। त्वचाहीन केवल हड्डियां, आंखों की जगह गहरे गड्ढे थे और बालों की चोटियां इधर उधर पड़ी हुई थी। उसकी पसलियां निकली हुई थी और बदन किसी दीमक लगी लकड़ी की तरह। उसके बदन पर बेशुमार सुराख थे, लंबे लंबे सूखे हाथ पांव, खुला हुआ मुंह और उससे झांकते दांत। मम्मी, इस नरकंकाल का साइज मेरी गुड़िया जैसा था। पता नहीं वो बैठा था या खड़ा था। नीलम उस कंकाल के बारे में बताते बताते कांपने लगी। कैसी मूर्खता भरी बातें कर रही है, क्या बेपैर की हाँक रही है। विमला ने हंसते हुए कहा। ये अलग बात थी कि इस कंकाल के बारे में सुनकर वो खुद अंदर से कांप गई थी। मम्मी, आपको विश्वास नहीं आ रहा? नीलम रुआंसी दिखने लगी। ऐसा ही तेरा वहम होगा बेटी। कंकाल होता तो क्या गायब हो जाता? विमला ने उसे बहकाने की कोशिश की। मम्मी, भगवान की सौगंध, मैंने कंकाल देखा था, भयानक कंकाल। नीलम ने उसे विश्वास दिलाने को कसम खाई। अच्छा, अब कसम खाने की जरूरत नहीं है, आराम से सो जाओ। लेकिन नीलम की बदहवासी दूर नहीं हो रही थी। वो बोली, मम्मी, आपको मालूम है जब मैं कमरे में आकर लेटी तो क्या हुआ? क्या हुआ? इस बार वेद प्रकाश बोले। पापा, कमरे की लाइट अपने आप ही ऑफ हो गई। अपने आप? हाँ पापा, अपने आप। और कमरे का दरवाजा भी एक तेज हवा के झोंके से बंद हो गया। और जब मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो लाइट अपने आप जल गई। ये सब क्या है? क्या हो रहा है? नीलम ने उलझे हुए लहजे में कहा। और उसके इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास ना था कि ये सब क्या हो रहा था। वेद प्रकाश और विमला तो पहले ही उलझे हुए थे। उनके दिमाग ठस थे। एक ही सोच था, और वो ये कि उन्होंने पीरागढ़ी जाकर बड़ी गलती की थी। उस रात नीलम अकेली अपने कमरे में ना सो सकी। वो बहुत भयभीत हो गई थी। विमला को उसके साथ उसके बेड पर सोना पड़ा। वो माँ से लिपट कर सोई। पीरागढ़ी से लौटने के बाद नीलम की मनोस्थिति बड़ी विचित्र सी हो रही थी। वो घबराई घबराई रहने लगी थी। सिर में दर्द भी निरंतर रहता था। भूख कम होती जा रही थी। उसकी मन भावन खिली खिली सुर्ख सी रंगत फीकी पड़ने लगी थी। चिंतित वेद प्रकाश ने नीलम को शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई भी नीलम के रोग को समझ ना सका। सभी ने उसे कोई बीमारी नहीं का सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन नीलम थी कि दिन प्रतिदिन घुलती जा रही थी। उसका मनोवैज्ञानिक उपचार भी कराया गया, लेकिन कोई लाभ ना हुआ। ना सिर का दर्द कम हुआ, ना ही भूख खुली। सुर्ख रंगत पीली पड़ती रही। इस तरह एक माह बीत गया। वो जब पीरागढ़ी से आया था, वो अब इसी घर का वासी था। वो किसी को नजर नहीं आता था, लेकिन उसने सबको नजरों में रखा हुआ था। नीलम विशेषकर उसकी नजरों का केंद्र थी। नीलम को देखे बिना उसे चैन ना आता था। वो नीलम की रंगों में अंधेरा बनकर उतर रहा था। नीलम बीमार हो रही थी, मगर नहीं जानती थी कि वो किसकी बीमार है। और एक दिन शाम को नीलम ने अपने टेलर के पास कपड़े देने जाना था। कपड़े बदलकर उसने जब जूतियां ढूंढी तो एक गायब थी। उसने अपनी जूती की तलाश में पूरा कमरा छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फिर उसने सोचा कि कपड़ों से मैच करते अपने पीले सैंडल पहन ले। पीले सैंडल का डब्बा खोलकर देखा तो वहां भी वही तमाशा था। उसके डिब्बे से भी एक सैंडल गायब था। हे भगवान, दोनों जूतों का एक एक जूता कहाँ गया? नीलम ने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन उनमें से एक भी जूता कहीं नहीं मिला। नीलम को परेशान देखकर विमला ने पूछा, क्या हुआ बेटी? मम्मी,
डिब्बों में से मेरे जूते गायब हैं। विचित्र बात यह है कि दोनों जोड़ों का एक एक जूता गायब है। ना लाल वाली जूती है जो अभी मैंने पिछले महीने खरीदी थी, और ना ही पीले वाला सैंडल है जो आप आगरा से खरीद कर लाई थी, नीलम ने बताया। इन जूतों को ढूंढने में विमला ने भी नीलम की मदद की, लेकिन वे ना मिलने थे ना मिले। तब विमला ने कहा, नीलम छोड़, कुछ और पहन ले। नीलम के पास जूतों की क्या कमी थी, वो कुछ भी पहन सकती थी, लेकिन प्रॉब्लम मैचिंग की थी। कोई और जोड़ा पहनने के लिए नीलम को लिबास बदलना पड़ता, नया ड्रेस प्रेस करना पड़ता, और इस वक्त वो प्रेस करने जैसे फालतू काम के मूड में ना थी। इस मामले में विमला ने उसको सहयोग किया। कपड़े उसने प्रेस कर दिए। नीलम ड्रेस बदलकर घर से निकली। गाड़ी गेट के बाहर खड़ी थी। वो चाबी घुमाती हुई आगे बढ़ रही थी कि अचानक उसकी नजर पेड़ के तने पर पड़ी और वो ठिठक कर रह गई। उसके दोनों लापता जूते पेड़ की सूखी टहनियों पर रखे हुए थे। गुमशुदा जूते देखकर उसे बड़ी खुशी हुई, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि ये दोनों जूते पेड़ तक पहुंचे कैसे और उन टहनियों पर अब तक टिके कैसे हुए हैं। जूते ऊंचाई पर रखे हुए थे, इतनी ऊंचाई पर कि उन्हें हाथ बढ़ाकर उतारा नहीं जा सकता था। नीलम अभी यही सोच रही थी कि इन जूतों को कैसे उतारे कि उसकी नजर पत्तों पर पड़ी। दो बड़े पत्तों के पीछे से उसे कोई झांकता नजर आया। वो कोई काला सा नीग्रो टाइप मर्द था। वो बड़े गौर से देख रहा था। नीलम वहां रुकी ना रह सकी। वो धड़कते दिल और कांपती टांगों के साथ वापस घर के अंदर भागी। विमला नीलम की उड़ी हुई रंगत देखकर परेशान हो गई। क्या हुआ, तू अभी गई नहीं? मम्मी, बाहर पत्तों में कोई मर्द छिपा हुआ है। ये तुम्हें क्या हो रहा है बेटी? मैं सच कह रही हूँ मम्मी, आओ मेरे साथ, मुझे दिखाओ, विमला साहस दिखाते हुए बोली। और मम्मी, मेरे जूते भी मिल गए, वे आम के पेड़ की सूखी टहनियों में फंसे हुए हैं, नीलम ने चलते चलते बताया। विमला ने बाहर आकर देखा तो वहां कोई ना था। उसने झाड़ियों में अच्छी तरह देख लिया। शायद वो काला चेहरा नीलम की कल्पना की उपज थी। हाँ, वे जूते ज्यों के त्यों उन सूखी टहनियों पर रखे हुए थे। कहाँ है वो मर्द? मम्मी, इन्हीं पत्तों के पीछे था और मुझे घूर घूर कर देख रहा था। अच्छा, जाओ अंदर से कोई डंडा ले आओ, विमला पेड़ के तने पर नजर डालते हुए बोली। जी अच्छा मम्मी, कहते हुए नीलम घर में चली गई। स्टोर में कुछ मच्छरदानियों के डंडे पड़े हुए थे। नीलम जब स्टोर में दाखिल हुई और उसने लाइट जलाने के लिए स्विच पर हाथ रखा तो किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। किसी ने नीलम का हाथ क्या पकड़ा, उस बेचारी पर तो जैसे कयामत गुजर गई। स्टोर में दिन के वक्त भी अंधेरा रहता था और इस वक्त तो सूर्यास्त का समय था। अंधेरा गहरा हो गया था। नीलम ने अंधेरा दूर करने को ही बल्ब जलाना चाहा था। स्विच स्टोर के दरवाजे के अंदर दाईं तरफ था। नीलम ने अनुमान से ही बटन पर हाथ रखा था और उसने अभी बटन ऑन करने के लिए उंगली का दबाव डाला ही था कि इसका खूबसूरत नरम कोमल हाथ किसी के हाथ में चला गया। वो लाइट नहीं जला सकी। बड़ी कोमल सी गिरफ्त थी। किसी ने बड़ी कोमलता के साथ उसके हाथ को पकड़ा था, बहुत प्यार से छुआ था। मम्मी, वो बुरी तरह चीखी और फिर बाहर की तरफ भागी। विमला भी बाहर ही थी। नीलम को बिना किसी छड़ी डंडे के वो बदहवासी की अवस्था में अपनी तरफ आता देख बहुत घबरा गई। क्या हुआ नीलम? उसने पूछा। मम्मी, स्टोर में कोई है, मैंने लाइट जलाने के लिए हाथ बढ़ाया तो किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नीलम लंबे लंबे सांस लेती बोली। ओहो, तू तो बहुत डरने लगी है, हाँ मेरे साथ। विमला ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर की तरफ चली। विमला ने महसूस किया कि नीलम का हाथ बिल्कुल ठंडा था। स्टोर के दरवाजे पर रुककर विमला ने लाइट जलाई। वहां ऐसी कोई चीज ना थी जो नीलम का हाथ पकड़ती। क्या है यहाँ? विमला ने उससे पूछा। अब इस बात का नीलम क्या जवाब देती? उसने भी कुछ देखा होता तभी बताती। उसने महज महसूस किया था और इस क्षण भी एक बात महसूस कर रही थी। उसने विमला का बाजू पकड़कर एक गहरा सांस लिया। मम्मी, आपको खुशबू महसूस हो रही है? नीलम ने पूछा। विमला ने भी एक लंबा सांस लिया। हाँ, कोई खुशबू आ तो रही है, उसने जवाब दिया। कैसी खुशबू है ये? नीलम ने तेजी से पूछा। ये तो गुलाब के फूलों जैसी लगती है। विमला ने एक गहरा सांस लिया और अब वो शंकित लहजे में बोली।
लेकिन स्टोर में ये खुशबू कहाँ से आ गई? मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। नीलम माँ के बाजू से लिपट गई। पगली, इसमें डरने की क्या बात है? कोई खुशबू से भी डरता है? मम्मी, यहाँ कुछ देर पहले कोई जरूर था। नीलम की आवाज में कंपन था। अरे कोई नहीं था, तेरा भ्रम था सिर्फ। तुझे तो बाहर भी कोई आदमी नजर आया था। पता नहीं तुझे क्या हो गया है, हर वक्त कुछ ना कुछ नजर आता रहता है। मम्मी, मैं सच कह रही हूँ, नीलम असहाय सी बोली। उसके हाथ का स्पर्श मैं अभी तक महसूस कर रही हूँ। वो बेहद कोई गर्म हाथ था, बुखार से तपता हाथ जैसा। नीलम ने अपने हाथ के उल्टी तरफ हाथ फेरते हुए कहा। विमला ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने आगे बढ़कर एक डंडा निकाला। गुलाब के फूलों की सी खुशबू अभी भी आ रही थी। यही महसूस होता था जैसे स्टोर में मनो गुलाब रखे हुए हों। विमला डंडा लिए बाहर आई। नीलम उसके पीछे पीछे थी। वो बहुत सहमी हुई थी। वे जूते अब पेड़ की टहनी पर ना थे, वे नीचे धरती पर पड़े हुए थे। शायद हवा के झोंके से नीचे आ गिरे थे। नीलम ने उन्हें उठाकर उलट पलट कर देखा। वे सही सलामत थे। नीलम उस दिन टेलर के पास ना जा सकी। वो इतनी खौफजदा हो गई थी कि उसका बाहर निकलने को मन ही नहीं हुआ। वो अपने कमरे में आई और टीवी चलाकर म्यूजिक चैनल पर गानों का प्रोग्राम देखने लगी। अगला दृश्य। विमला किचन में थी। वो रात का खाना बनाने में व्यस्त थी। रेखा के जाने के बाद उसने कोई पूरे दिन की नौकरानी नहीं रखी थी। झाड़ू पोछे और कपड़े धोने के लिए एक माई रखी हुई थी, जो सुबह काम करके चली जाती थी। विमला खाना पकाने का काम किसी बाहरी औरत को सुपुर्द करने के पक्ष में ना थी। ये जिम्मेदारी उसने खुद संभाल रखी थी, सो अब खाना बनाने में लगी हुई थी। टीवी देखते हुए नीलम को अचानक महसूस हुआ जैसे कोई आसपास मौजूद है। उसने डरते डरते टीवी स्क्रीन से नजरें हटाकर दाएं बाएं देखा। कोई नहीं था। वो फिर टीवी देखने लगी, लेकिन उसका सुकून जाता रहा। वो बेचैन हो गई थी। फिर उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके चेहरे के निकट लंबा सांस लिया हो। वो तत्काल उठकर खड़ी हो गई। उसने सहमी सहमी नजरों से एक बार कमरे में चारों तरफ देखा। आसपास कोई भी तो नहीं था। दिल अब तेजी से धक धक कर रहा था। वो कमरे में रुकी ना रह सकी। रिमोट कंट्रोल से टीवी ऑफ किया और तेजी से बाहर निकल गई। वो सीधी किचन में पहुंची। बिमला वहीं थी और सब्जी काट रही थी। लाइए मम्मी, मैं काट दूं सब्जी। अरे, ये अपनी बेटी को सब्जी काटने में कब से दिलचस्पी हो गई? विमला हैरान हुई थी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा। बस समझ लो कि आज से, अभी से। नीलम मुस्कुरा दी। तुमने टीवी क्यों बंद कर दिया? इतना अच्छा गाना आ रहा था। आप सुन रही थी क्या? मैं टीवी चला आती हूँ। रहने दो। ये बताओ कि तुमने टीवी क्यों बंद किया? ये तो तुम्हारा फेवरेट प्रोग्राम है। सच बताऊं? संजीदा होते नीलम ने माँ की आंखों में झांका। हाँ, बताओ। मुझे कमरे में डर लग रहा था। नीलम उनके निकट होते बोली। नीलम, अब तुम बड़ी हो गई हो। विमला हंस दी, लेकिन लहजे में शिकायत थी। हाँ मम्मी, मैं जानती हूँ कि मैं बड़ी हो गई हूँ, बच्ची नहीं रही हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तो डर लगता है। सच कहती हूँ मम्मी, जब से हम पीरागढ़ी से आए हैं, तब से भयभीत कर देने वाली घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ है। मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? कहीं कुछ नहीं हो रहा। विमला ने लापरवाही दिखाई। चलो टीवी देखते हैं। मैं वहीं बैठकर सब्जी भी काट लूंगी। कमरे में पहुंचकर नीलम ने सोफे पर पड़ा रिमोट कंट्रोल उठाया और टीवी चालू कर दिया। टीवी स्क्रीन तुरंत प्रकाशमान हुई और एक रोशन रोशन चेहरा छोटी टीवी स्क्रीन पर उजागर हो गया। विमला अपनी सब्जी के साथ नीले कालीन पर बैठ गई थी। नीलम सोफे पर उसी जगह आ बैठी थी जहां कुछ देर पहले उसे यह एहसास हुआ था कि कमरे में कोई है। फिर किसी ने जैसे उसके चेहरे के बहुत करीब सांस लिया था। नीलम ने सहमी सहमी नजरें चारों तरफ घुमाकर देखा। उसे कहीं कुछ नजर नहीं आया। अब कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास भी खत्म हो गया था। विमला भी सामने बैठी थी, फिर भी उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। नीलम के साथ जो बीत रहा था और जो पीड़ा उसे झेलनी पड़ रही थी, इसका एहसास था नीलम को। वो जब से पीरागढ़ी से आई थी, उसके मन की शांति जाती रही थी। हर वक्त उसके सिर में दर्द रहने लगा था। कभी कभी ये दर्द ऐसा तीव्र हो उठता था कि नीलम तड़प तड़प कर रह जाती। वो दुपट्टे से अपने सिर को कसकर बांध लेती।
फिर भी उठती हुई टीसों में कमी ना आती। विमला घंटों उसका सिर दबाती, लेकिन दर्द ज्यों का त्यों रहता। और जब नीलम के सिर में यह तीव्र दर्द उठता तो उसकी आंखें एकदम सुर्ख हो जाती। वो आंखें खोलती तो उसकी आंखों को देखकर डर लगता। दर्द का ये दौरा घंटे 1.5 घंटे तक चलता। फिर उस पर उन नींद की छाने लगती और वो सो जाती। सोकर उठती तो उसकी तबीयत संभल चुकी होती। दर्द की तीव्रता समाप्त हो जाती, लेकिन दर्द सिरे से खत्म नहीं होता था। हल्का हल्का दर्द सिर में निरंतर बना रहता था। वेद प्रकाश ने शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर को ना छोड़ा था। नीलम का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया गया था। एक्सरे, सीटी स्कैन जैसे दुनिया भर के टेस्ट किए गए थे, लेकिन कोई डॉक्टर इस अनोखे जानलेवा दर्द की वजह नहीं जान सका था। नीलम का दवाएं खा खाकर बुरा हाल हो गया था। उसने थक हार कर इलाज छोड़ दिया। नीलम को अब पीरागढ़ी से आए 2 महीने हो चुके थे। सिर दर्द के साथ साथ उसकी भूख भी मिटती जा रही थी। खूब खाने पीने की रसिया थी वो, लेकिन अब उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था। विमला ने खाना सामने रख दिया। जिद कर खिला दिया तो खा लिया, वरना कोई परवाह ना थी। नाश्ता किया ना किया, रात का खाना तो लगभग छूट ही गया था। खाना पीना छूटा तो उसके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा। उसकी सुर्ख सफेद रंगत पीली होने लगी, वो मुरझाने लगी। यूं एक तरफ नीलम की शारीरिक और मानसिक अवस्था बिगड़ती जा रही थी, तो दूसरी तरफ घर में अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थी। कभी कंकाल नजर आ गया तो कभी जूते गायब होकर पेड़ पर जा अटके। अंधेरे में कभी किसी ने उसका हाथ थाम लिया तो कभी स्टोर जैसी जगह में गुलाब की खुशबू फैल गई। और ये खौफ तो नीलम के साथ चिपट कर ही रह गया था कि हर क्षण कोई उसके साथ होता है। नीलम अब बाथरूम में भी जाती तो अंदर से दरवाजा बंद ना करती। भय के कारण वो दरवाजा बंद कर ही नहीं सकती थी। रात को उसने अपने कमरे में सोना छोड़ दिया था। अब वो विमला के साथ सोती थी। वेद प्रकाश अलग सोने लगा था। वो रात को सोते सोते चीख कर उठ जाती। भयावह सपनों ने उसका जीना दूभर कर दिया था। अब एक घटना और घटने लगी थी। रात को नीलम अपने कमरे में नहीं सोती थी, लेकिन सुबह उठकर जब वो अपने कमरे में जाती तो उसे तकिए पर एक ताज़ा गुलाब का फूल रखा हुआ मिलता। जब पहले दिन नीलम को अपने तकिए पर गुलाब का एक बेहद खूबसूरत और ताज़ा फूल रखा हुआ नजर आया था, तो वो बेअख्तियार उस फूल की तरफ बढ़ी। उसने फूल को उठाकर सूंघा। बड़ी ही मस्त कर देने वाली खुशबू थी। फिर सहसा एहसास हुआ जैसे उसके हाथ में गुलाब का फूल ना हो, कोई बिच्छू हो। इस एहसास के साथ ही उसने फूल बिस्तर पर फेंक दिया और कमरे से निकल गई थी। फिर उसने गुलाब के फूल के बारे में विमला से पूछा, मम्मी, आपने रखा है वो गुलाब का फूल? कौन सा बेटी? विमला ने पलटकर सवाल किया। मेरे कमरे में तकिए पर, नीलम ने बताया। मैंने तो कोई फूल नहीं रखा। आज तो मैं बाहर लॉन में भी नहीं गई, फूल कहाँ से रखती? मम्मी, फिर किसने रखा है वो फूल? नीलम परेशान होने लगी। अपने पापा से पूछ लो, शायद उन्होंने रखा हो, विमला ने कहा। वेद प्रकाश शेव बना रहे थे कि नीलम उसके कमरे में दाखिल हुई। नीलम को सुबह सुबह अपने कमरे में आया देखकर वो मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई, ये नीलम परी ने आज सुबह सुबह कैसे दर्शन दिए? पापा, आपके तोहफे के लिए थैंक्स। नीलम ने अंधेरे में तीर छोड़ा। तोहफा? किस तोहफे की बात कर रही हो बेटी? वेद प्रकाश उसकी सूरत देखने लगे। उस गुलाब के फूल की जो आपने मेरे कमरे में बेड के तकिए पर रखा है। लेकिन मैंने कोई फूल तुम्हारे तकिए पर नहीं रखा है। पापा, फिर वो मेरे तकिए पर किसने रखा है? नीलम की उलझन बढ़ गई थी। मम्मी भी इनकार कर रही हैं। जरा वो फूल लाकर दिखाओ तो मुझे, वेद प्रकाश कुछ सोचते हुए बोले। अभी लाई। कहने को तो नीलम ने कह दिया, लेकिन अपने कमरे में जाने की अब उसमें हिम्मत ना थी। उसने मम्मी को किचन से अपने साथ लिया, फिर अपने कमरे में आई। वो गुलाब का फूल जस का तस बेड पर पड़ा हुआ था। अरे, ये तो पीला गुलाब है। विमला ने जल्दी से आगे बढ़कर वो फूल उठा लिया। हमारे गार्डन में तो पीले गुलाब का कोई पौधा नहीं है, फिर ये कहाँ से आ गया? नीलम ने थूक निगला, फिर तेजी से बोली, चलें पापा को दिखाएं। वो गुलाब का फूल किसने तकिए पर रखा, कहाँ से आया, ये कोई नहीं बता सका। और अब ये जैसे प्रतिदिन का खेल बन गया था। सुबह सुबह गुलाब का एक ताज़ा फूल नीलम के तकिए पर रखा होता।
कभी कभी तो ये फूल इस कदर ताजा होता कि उस पर ओस की बूंदें साफ चमकती नजर आती। कभी काला गुलाब होता तो कभी गहरा यानी सुर्ख। ये सारे गुलाब के फूल इस बंगले की बगिया के ना थे। इतने बड़े और खूबसूरत गुलाब उनके गार्डन में कहाँ खिलते थे। जब कई दिनों तक तकिए पर गुलाब का फूल मिलता रहा और कोई मालूम नहीं कर पाया कि ये फूल कहाँ से आता है, कौन रख जाता है, तब वेद प्रकाश ने एक दिन नीलम के इस कमरे को लॉक कर दिया। फिर रात को भी उसने कई बार उठ उठ कर देखा, कमरे का दरवाजा यथावत बंद पाया। लेकिन सुबह जब उसने कमरे का ताला खोला और अंदर गया तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि तकिए पर एक काला गुलाब मौजूद था। इस गुलाब पर उसकी बूंदें चमक रही थी। ऐसा खिला खिला और ताजा था ये फूल कि उसकी खुशबू कमरे में बसी हुई थी। नीलम के इस कमरे में एक खिड़की भी थी। वेद प्रकाश ने उसे चेक किया। खिड़की बदस्तूर भीतर से बंद थी। और फिर अभी वो काले गुलाब को देखकर हैरान और परेशान हो ही रहा था कि विमला कमरे में आ गई। उसने तकिए पर फूल रखा देखा तो सिर पकड़कर बैठ गई। दरवाजा बंद होते हुए भी उसने सवालिया नजरों से अपने पति की तरफ देखा। हाँ, दरवाजा लॉक होते हुए भी ये गुलाब का फूल यहाँ रखा है। अक्ल दंग है, कुछ समझ में नहीं आता। अब एक आखिरी कोशिश और रह गई है। वो क्या? विमला ने पूछा। कमरे की हर तरह से निगरानी करके देख ली है, वेद प्रकाश सोचपूर्ण लहजे में बोला। अब सोचता हूँ कि इस कमरे में एक रात बिता कर देख लूं। इसी पर्दे के पीछे छिपकर बैठ जाऊं और सुबह तक बैठा रहूं। फिर देखूं कि ये फूल कहाँ से आता है, कौन रखता है। नहीं, विमला सहम कर बोली। मैं मैं आपको इस कमरे में अकेला नहीं रहने दूंगी। अरे कुछ नहीं होगा, वेद प्रकाश लापरवाही से बोला। नहीं जी, ऐसा सोचना भी नहीं। मैं आपको किसी कीमत पर भी कमरे में अकेला नहीं रहने दूंगी। अच्छा, ऐसा करते हैं, दोनों रहेंगे, वेद प्रकाश ने मुस्कुरा कर कहा। ना बाबा, मेरे बस का नहीं है। भगवान ना करे, अगर कुछ नजर आ गया तो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि इस कमरे में एक रात किसी और को सुला दें? हाँ, ऐसा हो सकता है, वेद प्रकाश सोचपूर्ण अंदाज में बोले। लेकिन किसको सुलाएं? कौन सोने की हिम्मत करेगा? विमला ने सुझाव दिया। जिसे भी सुलाओ उसे बताना कुछ नहीं, बिना कुछ बताए ही सोने को कह देना। किससे कहा जाए सोने के लिए? वेद प्रकाश सोचने लगे। अपने ऑफिस के चपरासी रूपचंद से क्यों नहीं कह देते? हाँ, ये ठीक है। उससे कहूंगा तो कोई सवाल नहीं करेगा, चुपचाप आकर सो जाएगा। हुआ भी वही। शाम को जब ऑफिस बंद होने का समय हुआ तो वेद प्रकाश ने रूपचंद से कहा, रूपचंद, तुम अपनी बीवी को बताकर मेरे घर आ जाओ। रात को तुमने वहीं रहना है। रूपचंद बहुत सीधा आदमी था। उसने कोई सवाल नहीं किया, बल्कि आज्ञाकारिता दर्शाते हुए बोला, जी बहुत बेहतर। 8 बजे तक पहुंच जाना, खाना हमारे यहीं खा लेना, वेद प्रकाश ने हिदायत दी। रूपचंद ठीक 8 बजे वेद प्रकाश के बंगले पर पहुंच गया। विमला ने उसे खाना खिलाया। खाना खाने के बाद रूपचंद ने पूछा, साहब जी कहाँ सोना है? तब विमला ने उसे नीलम का कमरा दिखाया। एक तकिया दिया। रूपचंद उस कमरे में बेड के निकट नीचे कालीन पर लेट गया। रूपचंद, एक बात बताओ, तुम्हें अकेले कमरे में सोने पर डर तो नहीं लगता? विमला ने पूछा। नहीं बीबी जी, डर किस बात का? रूपचंद ने पूर्ण विश्वास के साथ कहा। मैं तो इस घर में अकेले सोया था जब आप लोग पीरागढ़ी गए हुए थे। आज तो इस घर में आप लोग भी मौजूद हैं। अरे हाँ, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। ठीक है, तुम सो जाओ, ये कहकर विमला कमरे से निकल गई। फिर अपने कमरे में आकर उसने अपने पति के सम्मुख शंका व्यक्त की। ये रूपचंद तो शायद उस कमरे में आराम से सो जाएगा, फिर हमें ये कैसे मालूम होगा कि वो फूल किसने रखा है? फिर क्या करना चाहिए? वेद प्रकाश सोच में पड़ गया। विमला सोचपूर्ण लहजे में बोली, उसे हालात और अपनी मंशा से आगाह कर देना चाहिए। अगर वो ये सब सुनकर भी भयभीत ना हो तो उससे कहना कि वो रात को सोए नहीं और पर्दे के पीछे छिपकर बैठ जाए और रात भर कमरे की निगरानी करे। और अगर वो भयभीत हो जाता है तो फिर आप भी उसके साथ कमरे में सो जाना। विमला के इस सुझाव पर वेद प्रकाश ने रूपचंद को गुलाब के फूलों की कहानी सुना दी। ये सारी कहानी सुनकर नौजवान रूपचंद को जरा भी डर नहीं लगा, बल्कि उसके अंदर खौफ की जगह जिज्ञासा जाग उठी थी।
वो बोला, साहब जी आप फिक्र ना करें, मैं रात भर जागकर कमरे की निगरानी करूंगा। मैं देखता हूँ इस कमरे में कौन फूल रखकर जाता है। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर जिंदगी भर के लिए फूल रखना भूल जाएगा। वेद प्रकाश ने कमरे की ट्यूबलाइट जला दी और उसे रात भर जलती रहने की हिदायत देकर कमरे से निकल गया। रूपचंद ने वेद प्रकाश से कहने को तो ये कह दिया था कि वो रात भर जाकर निगरानी करेगा, लेकिन वो नींद का बहुत कच्चा था। इसके अलावा उसने खाना भी जरूरत से कुछ ज्यादा खा लिया था, तो खाने का नशा भी बढ़ने लगा। वो कुछ देर तक तो नींद से लड़ता रहा, कभी उठा, कभी लेटा और कभी बैठा तो कभी टहला, लेकिन आखिर कब तक। नींद ने अंततः बिल्ली बनकर उसे चूजे की तरह दबोच ही लिया। वो कालीन पर पड़कर गहरी नींद सो गया। दरवाजा उसने अंदर से बंद कर लिया था, इसीलिए इस बात का खतरा नहीं था कि उसका मालिक वेद प्रकाश कमरे में आकर उसे सोता हुआ पकड़ लेगा। लगभग 3 बजे उसकी आंख खुली। आंख खुलते ही उसे खुद को किसी अजनबी जगह पर होने का एहसास हुआ। नंगी चारपाई की जगह वो आरामदायक कालीन पर लेटा हुआ था। विवेक जागा, हवास बहाल हुए तो उसे याद आया कि वो तो अपने मालिक के घर में है और उसे इस कमरे में निगरानी के लिए बिठाया गया था। इस ख्याल के आते ही वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। जागते रहने की बजाय वो आराम से पड़कर सो गया था। इतनी देर में तो कोई फूल रखकर भी चला गया होगा। रूपचंद ने फौरन पलटकर बेड की तरफ देखा। बेड खाली था। शुक्र था कि अभी तक किसी ने शरारत नहीं की थी। वो राहत की सांस लेते उठकर खड़ा हो गया और धीरे धीरे चलकर बेड के निकट आया। उसने सोचा नीचे कालीन पर लेटने की बजाय बेड पर ही क्यों ना लेटा जाए। ऐसा नरम, आरामदायक, गद्देदार बिस्तर रोज रोज कहाँ नसीब होता है। ये सोचकर वो अभी बेड पर बैठने ही वाला था कि एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पे पड़ा। उसका मुंह फिर गया। वो अपना गाल सहलाते हुए पीछे हटा। उसका बदन कांपने लगा था। उसने खौफजदा अंदाज में चारों तरफ देखा, मगर थप्पड़ मारने वाला कमरे में कहीं नजर नहीं आया। फिर एकाएक उसकी नजर बेड पर पड़ी और उसे देखकर रूपचंद की चीख निकल गई। वो कोई बहुत ही कुरूप आदमी था। बेड पर अधलेटा पड़ा था। उसके सिर पर और चेहरे पर जगह जगह जख्मों के निशान थे, जिनसे सुर्ख सुर्ख खून टपक रहा था। वो एक हाथ में चमड़े का दस्ताना पहने हुए था। उंगलियों की जगह नुकीली कीलें निकली हुई थी। रूपचंद इस खौफनाक घिनौनी सूरत के व्यक्ति को देखकर विक्षिप्त हो उठा। वो चीखता हुआ दरवाजे की तरफ भागा। उसने जल्दी से दरवाजे की चिटकनी खोली और राहदारी में भागा। पहली ही चीख पर वेद प्रकाश की आंख खुल गई। वो फौरन उठकर बाहर आया। रूपचंद उन्हें देखकर उन्हीं से चिपट गया। वेद प्रकाश ने कठिनाई से उसे खुद से अलग किया और पूछा, क्या हुआ रूपचंद? साहब जी वो। रूपचंद का सांस चढ़ा हुआ था। उससे बोला नहीं जा रहा था। क्या वो? वेद प्रकाश ने नरमी से पूछा। साहब जी कमरे में कोई है, रूपचंद ने हाफते हाफते बताया। कौन है कमरे में? आओ मेरे साथ। नहीं साहब जी, मैं उधर नहीं जाऊंगा। वो बड़ी डरावनी शक्ल का आदमी है। आवाजें सुनकर बिमला की भी आंख खुल गई। वो अपने कमरे से निकल आई। दोनों को राहदारी में खड़े देखकर पूछा, क्या हुआ? कमरे से चीखता हुआ निकला है। कह रहा है कि कोई डरावनी शक्ल का आदमी कमरे में है। हे भगवान! विमला खौफजदा हो गई। मैं देखता हूं जाकर कौन है कमरे में, कहते हुए वेद प्रकाश तेजी से आगे बढ़ा। विमला और रूपचंद उसे रोकते टोकते ही रह गए। रूपचंद साहब के पीछे जाओ, विमला बोली। बीबी जी मैं। रूपचंद के होश उड़ गए। हाँ जल्दी जाओ, भागो। लेकिन अभी वो हिला भी ना था कि वेद प्रकाश तत्काल ही पलट भी आया। वहां तो कुछ भी नहीं है, वो रूपचंद को घूरते बोले। देखो जाकर। ये सुनकर रूपचंद को कुछ इत्मीनान हुआ। वो जल्दी से कमरे की तरफ बढ़ा। फिर उसने डरते डरते कमरे में कदम रखा। कमरे में अब वाकई कोई नहीं था। रूपचंद ने जो कुछ देखा भोगा था, उसका विवरण उसने वेद प्रकाश को बताया। मेरा ख्याल है रूपचंद की तुमने जरूर कोई सपना देखा है। नहीं साहब जी, वो कोई सपना नहीं था। मैंने जो कुछ देखा है अपनी जागती आंखों से देखा है। फिर वो गया कहाँ?
वेद प्रकाश ने पूछा। साहब जी, किसी ने मुझे थप्पड़ भी मारा था। रूपचंद ने रहस्य उद्घाटन किया। वो खुद को सच्चा साबित करना चाहता था। थप्पड़? वेद प्रकाश उसे घूरने लगा। जी साहब जी, यहाँ इस तरफ। रूपचंद ने अपना दायां गाल उसकी तरफ कर दिया। वेद प्रकाश ने उसका चेहरा देखा तो दंग रह गया। रूपचंद के दाएं गाल पर उंगलियों के निशान बने हुए थे। अब संदेह की गुंजाइश ना रही थी कि रूपचंद ने जो कुछ भी देखा है वो ख्वाब में नहीं बल्कि हकीकत में देखा है। रूपचंद का खौफ कम नहीं हुआ था। सुबह निकट ही थी। वेद प्रकाश ने सुबह होने तक खुद नीलम के कमरे में रहने का फैसला किया। रूपचंद भी अब उस कमरे में अकेले जाने को तैयार नहीं था, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि मालिक भी उसके साथ होंगे तो वो तैयार हो गया। अगला दृश्य। बेड अभी भी खाली पड़ा था, उस पर कोई फूल नहीं था। वेद प्रकाश ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। खिड़की पहले ही बंद थी। कमरे में ट्यूब प्रकाशमान थी। वेद प्रकाश ने ड्रेसिंग टेबल के सामने से स्टूल उठाया और उसे एक कोने में रखकर उस पर बैठ गया। रूपचंद उसके करीब ही कालीन पर बैठ गया। रूपचंद नींद का कच्चा था, लेकिन अब उसकी आंखों में नींद कहाँ। दहशत के कारण वो कभी अपने गाल पर हाथ फेरता और कभी फटी फटी आंखों से बेड को देखने लगता। वेद प्रकाश टांग पर टांग रखे स्टूल पर बैठा था। उसकी नजरें तकिए पर केंद्रित थी। सुबह तक कुछ भी नहीं घटा। ना कोई अंदर आया, ना तकिए पर फूल रखा गया। लगभग 7 बजे विमला ने कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। वेद प्रकाश ने उठकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसे विमला का परेशान चेहरा नजर आया। उसके पीछे नीलम थी। उसके चेहरे पर भी इत्मीनान ना था। कुशल तो है विमला? वेद प्रकाश ने दरवाजे से हटकर उन्हें अंदर आने को रास्ता दिया। पहले तुम बताओ, विमला ने अंदर आते ही पूछा। उसने सबसे पहले तकिए पर नजर डाली थी। इधर तो सब खैरियत है, तकिया सामने है, देख लो, फूल नहीं है, वेद प्रकाश ने बताया। लेकिन हमारे कमरे में खैरियत नहीं है। वहां साइड टेबल पर, जिधर नीलम सो रही थी, एक काले रंग का ताजा गुलाब रखा हुआ है। अरे! वेद प्रकाश हैरान होकर उनके कमरे की तरफ लपका। जाकर देखा, वहां वाकई साइड टेबल पर एक खूबसूरत फूल रखा हुआ था और उसकी भीनी भीनी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। कुछ देखा था तुम लोगों ने? वेद प्रकाश ने पूछा। मैं तो सो रही थी, मुझे कुछ नहीं मालूम, विमला ने कहा। और तुम नीलम? वेद प्रकाश ने नीलम से पूछा। पापा, मैं भी सो रही थी, मैंने भी कुछ नहीं देखा, नीलम ने जवाब दिया। हम वहां उसका इंतजार कर रहे थे और वो यहाँ आकर अपना काम दिखा गया। पापा, कौन है वो? अब क्या मालूम कि कौन है वो, वेद प्रकाश असहाय से बोले। पापा, ये फूल कितना खूबसूरत है, नीलम ये कहकर काले गुलाब की तरफ बढ़ी। ना ना, वेद प्रकाश ने चेतावनी दी, इस फूल को हाथ मत लगाना। लेकिन क्यों पापा? नीलम, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं, इसमें बहस की जरूरत नहीं है, विमला ने डांटा। जी अच्छा मम्मी, नीलम ने धीरे से कहा। वो काला गुलाब शाम तक वहां रखा रहा। हालात अब इतने संगीन हो गए थे कि किसी आमिल या तांत्रिक को बुलाए बिना चारा नहीं था। वेद प्रकाश अपने जानने वालों से चर्चा कर चुका था। आज वो ये सोचकर निकला था कि शाम को किसी आमिल या तांत्रिक के साथ ही वापस आएगा। लगन सच्ची हो तो फिर हालात भी स्वयं ही वैसे पैदा हो जाते हैं। वेद प्रकाश ऑफिस में पहुंचा तो त्रिमूर्ति फिल्म्स के मैनेजर ने वेद प्रकाश को एक आमिल का पता बताया। ये आमिल कोई पेशेवर आमिल नहीं था। बहुत कम लोग ये जानते थे कि वो आमिल भी है। वो एक प्रेस में नौकरी करता था और एक स्टूडियो के पीछे जो आबादी थी वहां रहता था और नाम था घनश्याम भाई। शाम को घर पहुंचने से पहले वेद प्रकाश ने फोन करके विमला को ये बता दिया था कि वो एक आमिल घनश्याम भाई को साथ ला रहे हैं। लिहाजा अगर नीलम का कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम हो तो जाने ना दे। विमला अब बड़ी बेचैनी से घनश्याम भाई का इंतजार कर रही थी। शाम हो चुकी थी। नीलम अपने कमरे में थी। विमला भी उसी के साथ बैठी थी। दोनों इधर उधर की बातों में मगन थी कि घंटी बजी। विमला उठने लगी तो नीलम ने उसे रोक दिया। बोली, मैं देखती हूँ मम्मी। नहीं बेटी, विमला बोली, तेरे पापा के साथ शायद एक और व्यक्ति भी होगा। फिर विमला ने जाकर दरवाजा खोला तो वेद प्रकाश के साथ एक दुबले पतले व्यक्ति को पाया। वो 50 साल का एक सांवला सा आदमी था।
बल्कि एक आम सा आदमी। उसे देखकर विमला चकित हुई। वो किसी तौर पर भी तो एक आमिल या तांत्रिक नजर नहीं आता था। वेद प्रकाश ने घनश्याम भाई को ड्राइंग रूम में बिठाया। घनश्याम भाई ने सोफे पर बैठकर टांगे ऊपर कर ली। वो बड़ी बेतकल्लुफी के साथ आलती पालती मारकर बैठ गया और बोला, घर में कोई छोटा आईना होगा? हाँ है, वेद प्रकाश उठते हुए बोले। और फिर उसने एक छोटा आईना उनके सामने सेंटर टेबल पर लाकर रख दिया। घनश्याम भाई ने आईने का स्टैंड सीधा किया और उसे इस कोण से मेज पर स्थापित किया कि उसे अपनी शक्ल आईने में दिखाई देती रहे। अब घनश्याम भाई की नजरें आईने पर थीं और उसके होठ हिल रहे थे, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। अचानक ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आवाज पर वेद प्रकाश चौंका। उसने दरवाजे की तरफ देखा। वहां विमला खड़ी थी। विमला ने कुछ बोलना चाहा तो वेद प्रकाश ने उंगली के इशारे से उसे बोलने से मना कर दिया। घनश्याम भाई बड़ी एकाग्रता से कुछ पढ़ रहे थे और उसकी आंखें आईने को घूर रही थी। वेद प्रकाश भी नहीं चाहता था कि विमला की आवाज से घनश्याम भाई की एकाग्रता भंग हो या ध्यान बटे। वो खुद दरवाजे पर पहुंच गया और विमला को अपने साथ बाहर ले गया और ड्राइंग रूम का दरवाजा बंद करते हुए पूछा, हाँ क्या हुआ? मैं ये पूछ रही थी कि आमिर साहब कितनी देर यहाँ रहेंगे? मुझे नहीं मालूम, वेद प्रकाश बोले। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मेरा मतलब है कि अगर भोजन इत्यादि करके जाएं तो खाने का इंतजाम करूं। मेरा ख्याल है कि खाना नहीं खाएंगे, फिर भी जाते हुए उनसे अनुरोध कर लेंगे। वैसे एक आदमी के खाने का क्या इंतजाम, घर में इतना खाना तो बनता ही है कि एक दो आदमी ज्यादा खा सके। अगर खाते तो एक आध सब्जी और बना लेती। वेद प्रकाश कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है, तुम इंतजाम कर लो। वो खाएंगे तो खा लेंगे। वो अपना पाठ पूरा कर लें, मैं उनसे बात कर लूंगा। घनश्याम भाई का वो मंत्र पाठ शीघ्र खत्म ना हुआ। वो बदस्तूर उंगलियों पर कुछ पढ़ता रहा और आंखें आईने को घूरती रही। यूं ही कुछ पढ़ते पढ़ते घनश्याम भाई ने अचानक वेद प्रकाश की तरफ देखा और हाथ के इशारे से पानी लाने को कहा। वेद प्रकाश गया और पानी ले आया। पानी का गिलास उसने आईने के बराबर रख दिया। घनश्याम भाई ने पढ़ना समाप्त किया और झुककर आईने पर 3 फूंक मारी। फिर आईना देखकर मुस्कुराया जैसे उसने आईने में कुछ देखा हो। उसके बाद उसने गिलास उठाया और सारा पानी गट गट पी गया। बच्ची कहाँ है? उसने गिलास मेज पर रखते हुए पूछा। घर में अंदर है, उसके सिर का एक बाल चाहिए। मैं लाता हूँ, वेद प्रकाश बोला। लड़की को तो लाने की जरूरत नहीं है। नहीं, लड़की को लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके सिर का एक बाल चाहिए। वेद प्रकाश को नीलम के सिर का बाल लाने में कुछ सेकंड लगे। बाल लाकर उसने घनश्याम भाई के आगे कर दिया। लीजिए। अब फिर उसने कुछ पढ़ना शुरू किया। अब वो पढ़ता जाता और बाल को उंगली पर लपेटता जाता, यहाँ तक कि वो लंबा बाल सारा का सारा उसकी उंगली पर लिपट गया। फिर उसने अंगूठे के सिरे से बाल को दबा लिया ताकि बाल खुल ना सके। वेद प्रकाश उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। घनश्याम भाई सहसा उठ खड़ा हुआ और अब उसकी निगाहें शून्य में जैसे किसी अदृश्य बिंदु पर जमी हुई थी। वो बिल्कुल सीधा खड़ा था, जैसे बिजली का खंभा। फिर वो चला। उसका रुख दरवाजे की तरफ था। वो किसी ऐसे सम्मोहित शख्स की तरह कदम उठा रहा था जो हिप्नोटिज्म से बंधा हुआ हो। वेद प्रकाश चुपचाप उसके पीछे हो लिया। घनश्याम भाई ने बंद दरवाजे को खोला और बाहर निकल गया। वेद प्रकाश का ख्याल था कि वो घर से बाहर की तरफ जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। वो घर के अंदर ही जा रहा था। वेद प्रकाश उसके पीछे पीछे चलता रहा। घनश्याम भाई ना नीलम के कमरे में गया और ना ही उनके कमरे में। जहां नीलम इन दिनों सोती थी उसका रुख उस स्टोर की तरफ था। फिर उसने यंत्रवत ही स्टोर का दरवाजा खोला और उसने दाखिल हो गया। वेद प्रकाश जब दरवाजे के निकट पहुंचा, दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। अचानक अंदर से म्याऊं की खौफनाक आवाज आई। फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे दो व्यक्ति आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हों। अंदर से चीजों के गिरने की आवाजें आ रही थी। ये आवाजें कुछ देर तक ऐसी ही आती रहीं। फिर एकदम सन्नाटा छा गया। फिर थोड़ी देर बाद स्टोर का दरवाजा खुला। घनश्याम भाई स्टोर से बाहर निकला। वेद प्रकाश उसकी शक्ल देखते ही कांप गया। वो किसी छिपकली की तरह पीला हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भावों में कोई अंतर नहीं आया था।
वैसी ही गंभीरता व्याप्त थी जैसे स्टोर में प्रवेश करते वक्त थी। उसके सफेद कपड़ों पर जगह जगह खून के छींटे पड़े हुए थे। पानी, उसने बड़ी बेचैनी से कहा। वेद प्रकाश फौरन एक गिलास पानी ले आया। घनश्याम भाई इतनी देर ड्राइंग रूम में पहुंच गया था। वेद प्रकाश ने उसे पानी दिया। घनश्याम भाई ने बड़ी बेताबी से गिलास उसके हाथ से लिया और बड़ी तेजी से एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया और फिर गिलास वेद प्रकाश की तरफ बढ़ाते हुए बोला, और लाओ। वेद प्रकाश इस बार जग भर कर ले आया। उसने एक गिलास भरकर घनश्याम भाई को पेश किया। वो गिलास भी उसने घटाघट पी डाला और गिलास वेद प्रकाश की तरफ बढ़ाते हुए बोला, और मेरा गला सूख रहा है, पेट में आग लगी है। इस तरह घनश्याम भाई ने पानी के 4 गिलास पिए। तब कहीं जाकर उसके हवास बहाल हुए और अब वेद प्रकाश ने उसके कपड़ों पर पड़े सुर्ख धब्बों की तरफ इशारा करते पूछा, ये क्या हुआ? खून के धब्बे हैं, घनश्याम भाई ने रहस्यपूर्ण अंदाज में कहा। आपको चोट लगी है? हाँ, वो मुझे चोट दे गया है। वो बहुत जबरदस्त है, घनश्याम भाई ने गोलमोल जवाब दिया। किसकी बात कर रहे हैं आप? वो कौन? वेद प्रकाश ने पूछा। मेरा सुझाव मानेंगे? जवाब देने की बजाय सवाल किया था घनश्याम भाई ने। जी कहिए। आप अपनी लड़की की जितनी जल्दी संभव हो सके शादी कर दें, घनश्याम भाई का सुझाव था। अभी तो वो पढ़ रही है, वेद प्रकाश ने जैसे मजबूरी दर्शाई। क्या आपको अपनी बेटी की जिंदगी प्यारी नहीं? घनश्याम भाई के शब्दों में चेतावनी थी। वो मेरी इकलौती बेटी है, वेद प्रकाश ने घबरा कर कहा। उससे ज्यादा प्यारा कौन होगा? फिर मैं जो कह रहा हूं करें। शादी भी उसकी कहीं दूर होनी चाहिए। तुम्हारी बेटी पर बड़ा जबरदस्त असर है। वो दिन प्रतिदिन उसे अपने घेरे में लेता जा रहा है, घनश्याम भाई ने बड़ी गंभीरता से कहा। आप कुछ कीजिए ना, जो कहेंगे हाजिर कर दूंगा, वेद प्रकाश ने विनती की। धन दौलत से असर दूर ना होगा, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत मेरे बस से बाहर है। घनश्याम भाई ने निराशापूर्ण अंदाज में गर्दन हिलाई। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे अरे, वेद प्रकाश ने चौंक कर कहा। आप बैठे तो खाना खाकर जाइएगा। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, घनश्याम भाई ने खड़े होते हुए कहा। कोई दान दक्षिणा? वेद प्रकाश ने संकोच के साथ पूछा। मैं कोई पंडित पीर नहीं हूँ, फकीर आदमी हूँ, घनश्याम भाई धीमी सी मुस्कान के साथ बोले। फिर भी आपने यहाँ आने का कष्ट उठाया है, कोई फीस इत्यादि? वेद प्रकाश ने सीधे शब्दों में पूछा। नहीं वेद प्रकाश जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, घनश्याम भाई ड्राइंग रूम से बाहर निकलते हुए बोले। हाँ, मैंने जो कुछ हिदायत दी है उस पर फौरन अमल करें, वरना आपकी लड़की की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। ये कहकर घनश्याम भाई एक क्षण भी ना रुका। वो कुछ भयभीत सा लग रहा था और उसकी कोशिश थी कि वो जल्द से जल्द इस घर से निकल जाए। घनश्याम भाई को वेद प्रकाश गेट तक छोड़कर आया। वेद प्रकाश बहुत परेशान था। नीलम का जो उपचार घनश्याम भाई बता कर गया था वो अनूठा ही नहीं, चिंतित कर देने वाला भी था। और फिर इस नामी गिरामी तांत्रिक की जो दुर्गति यहाँ बनी थी और उसके कपड़ों पर जो खून के छींटे पड़े थे, वो सब वेद प्रकाश को हैरान और परेशान कर देने के लिए काफी थे। वेद प्रकाश वापस अंदर आया तो विमला सामने खड़ी थी। क्या वो तांत्रिक चला गया? उसने पूछा। हाँ, चले गए। वो शायद स्टोर में भी गए थे। हाँ, गए थे। स्टोर में वो क्यों गए थे? पता नहीं, वेद प्रकाश ने मुंह बनाया। बस वे उठे और किसी सम्मोहित व्यक्ति की तरह चलते हुए सीधे स्टोर के दरवाजे पर पहुंचे और फिर स्टोर में घुस गए। फिर जब वो अंदर से बाहर आए तो उनके होश उड़े हुए थे और कपड़ों पर खून के धब्बे थे। खून के धब्बे? विमला की आंखें खौफ से फट गईं। क्या वो जख्मी हो गए थे? नहीं, उनके शरीर पर कोई घाव नहीं था। क्या बताया उन्होंने? विमला ने चिंतित स्वर में पूछा। कोई साफ बात नहीं की, बस इतना बताया कि अपनी नीलम पर जबरदस्त असर है और अगर उसकी शीघ्रातिशीघ्र शादी ना की तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। वेद प्रकाश भी अपनी फिक्रमंदी छिपा नहीं पाया था।